मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग भैया? हाँ जी, आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है। उनके उनका हाँ, सुनाई हमको बहुत कम पड़ रहा है। तो सभी लोगों को नमस्कार। आवाज़ जो है थोड़ा सुनाई नहीं देती। बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुनाई बात है हो गया। बहुत मरी मरी सी आवाज़, बहुत मरी। हेलो, इसमें बहुत कम सुनाई देता है। मन्ना दिक्कत हैं? दिक्कत मन्ना आज दोनों सेशन हम लोग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, या जैसा आप लोग कहें। हेलो, अच्छा अच्छा। तो पार्टिसिपल और जेरेंट की चर्चा हो चुकी है। नॉन फाइनाइट का एक पोर्शन बचा हुआ है, इनफिनिटिव। स्पीड सही क्या है? इनफिनिटिव को भी वर्बल नाउन कहते हैं। और जेरेंट भी आपका वर्बल नाउन है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा में जितनी भी वर्ब हैं वो सब अपने इन्फिनिटिव रूप में होते हैं। इन्फिनिटिव रूप का मतलब अगर हम कहें गो, इसका मतलब क्या है? टू गो। ये टू जो है वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन फिर भी वर्बल नाउन के रूप में इन्फिनिटिव को दो भाग में बांटा गया। ये फिर ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी वर्ब हैं वो बेस फॉर्म में वो नॉन फाइनाइट होती हैं। जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब हैं वो अपने बेस फॉर्म में या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा इन्फिनिटिव होती हैं। अगर हमने कहा राइट, तो इसका मतलब है टू राइट। हमने कहा सिट, इसका मतलब टू सिट। तो ये टू जो है वो अंडरस्टूड होता है। तो आज हम लोग इन्फिनिटिव की चर्चा करते हैं। इन्फिनिटिव भी नाउन की तरह से काम करता है, और किस तरह से नाउन की तरह से ये काम करता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। हम ये भी कह सकते हैं इन्फिनिटिव को अगर कोई पूछे कि डिफाइन करना है तो सीधा सा ये कहा जा सकता है, द फॉर्म ऑफ वर्ब which is preceded by to। यानी क्रिया का वह रूप जिसके पहले टू लगा हो। ये तो एक सतही डेफिनेशन है इन्फिनिटिव की, लेकिन इन्फिनिटिव बेसिकली दो तरह के होते हैं। सौरभ बताइए, इन्फिनिटिव कितने तरह के होते हैं? सौरभ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इन्फिनिटिव कितने तरह का होता है? इन्फिनिटिव जो है वो दो तरह के होते हैं जी। एक तो होता है बेयर
और दूसरा होता है सिंपल। बेयर और सिंपल। बेयर का मतलब होता है नंगा। नंगा का मतलब ये होता है कि वर्ब विदाउट टू। वर्ब विदाउट टू यानी वो वर्ब जिसके पहले टू का प्रयोग ना हुआ हो, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। और सिंपल इन्फिनिटिव जो है वर्ब विद टू। वर्ब विद टू यानी जिस वर्ब के पहले टू लगा हो वो सिंपल होता है, और जिस वर्ब के पहले टू का प्रयोग ना हुआ हो वो बेयर होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इन्फिनिटिव जिसको वर्बल नाउन कहा गया है वो सिंपल इन्फिनिटिव ही होता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन केवल सिंपल इन्फिनिटिव होता है, बाकी बेयर इन्फिनिटिव वो नाउन की तरह से काम नहीं करता है। तो अगर कोई ये पूछ ले कि इन्फिनिटिव वर्बल नाउन है, तो आप ये बता दीजिएगा कि केवल सिंपल इन्फिनिटिव ही वर्बल नाउन होता है, और साथ साथ सिंपल इन्फिनिटिव ही जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी बनता है। जेरेंडियल इन्फिनिटिव हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल इन्फिनिटिव है वो दो तरह से काम करता है। एक तो क्या वर्बल नाउन का, और दूसरा काम इसका होता है जेरेंडियल इन्फिनिटिव का। जेरेंडियल इन्फिनिटिव को हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव जो भी जेरेंडियल इन्फिनिटिव होगा वही क्वालिफायर का भी काम करता है। ये विशेष बात है जिसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो इन्फिनिटिव दो तरह का हुआ, एक तो बेयर यानी वो वर्ब जिसके पहले टू का प्रयोग ना हो, वर्ब विदाउट टू, और सिंपल इन्फिनिटिव वर्ब विद टू, जिस वर्ब के पहले टू लगता हो वो सिंपल इन्फिनिटिव होता है। और सिंपल इन्फिनिटिव वर्ब हो करके नाउन का काम करता है, और सिंपल इन्फिनिटिव ही ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी होता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिंपल इन्फिनिटिव के दो वर्ब होते हैं, एक तो ये नाउन का फंक्शन करता है, और दूसरा ये वर्ब को और इन्फिनिटिव को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को ये क्वालिफाई करता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जिसकी चर्चा जो है अभी बाद में होती है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। थोड़ा आप लोगों की आवाज़ भी आज कम सी आ रही है, या मेरी हियरिंग प्रॉब्लम है, तो थोड़ा तेज बोलिएगा, जिससे भी जो है नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा। ये होता है इसलिए बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कब कब होता है ये जानना जरूरी है। पहली बार विद वर्ब डू, अगर वर्ब डू का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं तो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो विदाउट टू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, ही डज नॉट, he does not to do his work। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि यहाँ पर वर्ब डू
ऑक्सिलरी के रूप में आ गई है, और ये जो मेन वर्ब है डू, इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। आई डू नॉट टू गो स्कूल, ये भी सेंटेंस जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि वर्ब डू का प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में हो चुका है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो विदाउट टू होगी। तो वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग हमने देखा फर्स्ट कंडीशन में, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब डू ऑक्सिलरी के रूप में आती है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो विदाउट टू होगी, यानी कि वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। दूसरी कंडीशन कि वेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड where infinitive is used with models, जितनी भी मॉडल ऑब्जेक्टिव हैं उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो विदाउट टू होती है। शी विल टू राइट एन ऐसे सेंटेंस ये भी गलत है। क्यों गलत है कि विल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसके बाद जो मेन वर्ब आ रही है वो विदाउट टू होनी चाहिए। आई कैन टू लिफ्ट दिस लोड, सेंटेंस गलत है। इसलिए गलत है कि कैन मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और मेन वर्ब जो लिफ्ट है ये विदाउट टू होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन की चर्चा कर ली जिसके साथ वेयर इंफिनिटिव आता है। पहली बात तो अगर किसी भी सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी के रूप में हुआ हो तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये कि जो भी मॉडल हैं, जितने भी मॉडल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके इस्तेमाल के बाद कभी भी मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बेटा ये आवाज़ उधर से क्यों आ समझा? आवाज ना हाँ, वो आ रही है, बहुत धीमी सी आ रही है। मिटा दें इसको? हाँ, कुछ आ रही है धीरे, बहुत धीमी सी आवाज है, मिटा दे रहा हूँ इसको। तीसरी कंडीशन देखा जाए, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा। विद वर्ब बी एंड हैव, सिंपल इन्फिनिटिव इज यूज्ड simple infinitive is used for the sake of compulsion or moral obligation. कंपल्सन मजबूरी या बाध्यता के लिए, या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक जिम्मेदारी के लिए वर्ब बी और हैव के साथ सिंपल इन्फिनिटिव यानी टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अगर ये लें कि आई एम टू राइट एन एसे,
you are to do the work. She has to nurse children. इसमें देख रहे हैं ये वर्ब भी है और ये वर्ब हैव है। इसके बाद जो भी सिंपल इन्फिनेटिव आएगा तो किस सेंस में आएगा, कंपल्सन के रूप में या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में। जैसे ये तीनों सेंटेंस को अगर देखा जाए तो आई एम टू राइट एन ऐसे, मुझे एक ऐसे लिखना है। सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई एम बाउंड टू राइट एन ऐसे, तो ये कंपल्सन ही बाध्यता शो कर रहा है। यू आर टू डू द वर्क, आपको ही काम करना है। इट मीन्स यू आर ऑब्लिगेटेड और यू आर कंपल्सिव और यू आर बाउंड टू डू द वर्क, ये भी कंपल्सन शो कर रहा है। शी हैज़ टू नर्स चिल्ड्रन, उसको बच्चों का पालन पोषण या देखभाल करनी है। तो मॉरल जब भी कंपल्सन की बात होगी तो वर्ब बी और हैव के बाद सिंपल इन्फिनेटिव आएगा। अगर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात की जाए तो आई हैव टू फाइंड ए जॉब टू सपोर्ट माई किड्स, टू सपोर्ट माई किड्स, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों को सहारा देने के लिए कोई न कोई काम अवश्य ढूंढ लेना चाहिए। तो टू फाइंड, हैव टू फाइंड, ये क्या शो कर रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो बेयर इन्फिनेटिव कहाँ प्रयोग होता है। नेक्स्ट कंडीशन है डियर, कि बेयर इन्फिनेटिव इज आल्सो यूज्ड with non-finitive non-finitive कौन कौन से हैं, need to, dare to और ought to। इसको नॉन फिनिटिव कहते हैं। जो इंडियन ग्रामर बुक हैं उसमें इसको सेमी मॉडल कहा गया है, जो कि गलत है। वास्तव में इंडिया में कुछ लोग जो ग्रामर लिखे हैं वो अनावश्यक रूप से अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर देते हैं और पूरे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेप्ट को ही खत्म कर देते हैं। तो आप कभी भी झंझट मत कीजिएगा। कुछ लोग अगर इसको सेमी मॉडल्स कहते हैं तो उनको कहने दीजिएगा, वास्तव में नॉन फिनिटल है। नॉन फिनिटल क्यों है इसको जान लें। आपने देखा कि नीड के बाद जो है टू आ रहा है और डेयर के बाद जो है टू आ रहा है, आर्ट के बाद भी टू आ रहा है और टू को जो है ब्रैकेट में लिखा गया है। इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। फिर से सुने, नीड के बाद टू का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसे ही डेयर के बाद टू आता भी है और नहीं भी आता है। आर्ट टू का प्रयोग ये समझ लीजिएगा कि रेयरली यूज्ड, रेयरली यूज्ड, इफ एवर यूज्ड, if ever used, it is in too formal sense, too formal sense। पहली बात तो आर्ट टू का प्रयोग लगभग नहीं होता है, अगर होता भी है
तो बेहद औपचारिक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ लीगल मैटर्स में और कुछ ऑफिशियल मैटर में, जहाँ पर बेहद औपचारिकता की बात होती है वहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्ट टू का प्रयोग लगभग खत्म हो चुका है। कंडीशन है जिसमें टू का प्रयोग नहीं होता है, और वो कौन सी कंडीशन है कि नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। व्हेन एवर, इसको अगर मिटा दिया जाए तो लिखने में सुविधा हो जाएगी। व्हेन एवर need and dare whenever need and dare are used to frame interrogative and negative sentence. Interrogative and negative sentence. Main verb is followed. The main verb is bare infinitive. फिर से सुन लें कि जब कभी भी हम नीड और डेयर के साथ, नीड और डेयर की मदद से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हों या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हों, तो मेन वर्ब कैसी होगी? बेयर इंफिनिटिव होगी, यानी मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। देखते हैं कि नीड आई टेल it again. Need I tell it again? क्या मुझे इसे दोबारा बताने की आवश्यकता है? तो नीड का प्रयोग, नीड की मदद से आपने क्या बनाया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया, और मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक, अब इसी का आई नीड नॉट, I need not tell it again. मुझे इसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब नीड की मदद से आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो मेन वर्ब टेल के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ। ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब जरा डेयर की बात करें तो डेयर ही, dare he say like this? Dare he say like this? क्या वो इस तरह से कहने की हिम्मत कर सकता है? या dare he stand before me? Dare he stand before me? क्या वो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है? ये देखा गया कि डेयर की मदद से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया तो मेन वर्ब से या स्टैंड के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ। अब नेगेटिव भी कर लेंगे, डेयर नॉट, he dare not say like this. He dare not say like this. वह हिम्मत ही नहीं कर सकता है ऐसा कहने की। या he dare not stand. He dare not stand before me. तो ये पता चल गया कि जब भी डेयर की मदद से हम इंटेरोगेटिव बनाएं या फिर नेगेटिव बनाएं तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई है? हेलो, बात क्लियर हो गई इतनी?
आज क्या हो गया? इधर से कोई आवाज नहीं आ रही है। माइक तो मिटा दो इसको। बात क्लियर हो गई कि नहीं? लगावा लगा हुए लगे। मैंने दूसरा बदल दिया है ना। अरे कहाँ है? सौरभ बोला था देखा। सौरभ बात क्लियर है? नहीं। टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो नीड का उपयोग आपने जो है जब भी वर्ब टू के साथ करेंगे तो मेन वर्ब के पहले टू का उपयोग अवश्य होगा। अब इंटरोगेटिव, डू आई नीड टू गो देयर, डू आई नीड टू गो देयर। नीड का प्रयोग आपने वर्ब टू के साथ किया तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होगा। तो अभी पता चल गया कि जब कभी भी नीड और डेयर की मदद से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब जो है वो बेयर इन्फिनिटिव में होगी। और जब नीड और डेयर का प्रयोग हम वर्ब टू के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होगा। इन दोनों कंडीशन की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब नीड का बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग और कहाँ पर होता है? बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड with positive verb। पॉजिटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू काज या द वर्ब विच शोज काज। कारण दिखाने वाले जो वर्ब हैं उनको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जिस किसी भी सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब लगेगी तो निश्चित तौर पर मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव होगा। लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग कॉजेटिव वर्ब के बारे में चर्चा कर लें। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो ही कॉजेटिव वर्ब हैं। पूरे अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो कॉजेटिव वर्ब केवल दो ही होती हैं। और कॉजेटिव का मतलब होता है विच शोज काज। विच शोज काज, जो कारण दिखाते हैं वही कॉजेटिव वर्ब है। और अभी मैंने ये चर्चा किया कि कॉजेटिव वर्ब पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो ही हैं। एक तो मेक और दूसरा है हैव या गेट। चाहे आप गेट का प्रयोग करें या फिर हैव का प्रयोग करें, दोनों का सेंस एक ही है। तो मेक का पास्ट वर्जन क्या होगा? मेक। और हैव का पास्ट वर्जन होगा हैव। और गेट का गॉट। तो ये दो ही केवल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कॉजेटिव वर्ब है। एक तो मेक है और दूसरा हैव या गेट है। लेकिन इनका प्रयोग होता कैसे, ये ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स a doer does not do 2 मिनट है। or did and 2 मिनट। और है तो चलो कोई बात नहीं। Sometimes a doer does not do a deed by himself। कभी कभी
कुछ ऐसे भी वाक्य मिलते हैं जिसमें डूबर या कर्ता कोई क्रिया खुद नहीं करता है। He becomes only the cause of action done by other. In such a case, causative verb is used. वैसे सुन लें, कभी कभी कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कोई कर्ता क्रिया स्वयं नहीं करता है, बल्कि उस क्रिया के होने का कारण बनता है और वो क्रिया किसी दूसरे के द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेशन समाप्त हो रहा है, फिर अभी आप लोग 5 मिनट के बाद जुड़ जाइएगा। बेटा थैंक यू। तो मैंने ये कहा कि कभी कभी कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता कोई क्रिया खुद नहीं करता है, क्रिया करने वाला कोई दूसरा होता है, लेकिन उस क्रिया का कारण कोई और होता है। मैं एक हिंदी में चाहूँगा सेंटेंस देना, और ताकि बात क्लियर हो जाए। सेंटेंस अगर हमें लिखा कि उसने मुझे या मुझसे, हाँ ठीक हाँ? ठीक ठीक हाँ हाँ मुझसे उठक बैठक कर, ये वाला नहीं, हाँ? ये वाला कि कौन सा है? ये लिख देंगे कर सकते हैं। उठक उठक बैठक कर, या तुमने मुझे भगा दिया। तुमने मुझे भगा दिया। इसमें देखा जाए, सेंटेंस ये भी लें कि मैंने बच्चे को हंसा दिया। अगर सेंटेंस देखा जाए डियर, तो इसमें उसने सब्जेक्ट है और मैं भी सब्जेक्ट हूँ, तुमने सब्जेक्ट है और मुझे ये भी सब्जेक्ट है, मैंने ये भी सब्जेक्ट है, बच्चा भी सब्जेक्ट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा डूअर है जो खुद क्रिया नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया कोई और कर रहा है। तो अगर सेंटेंस मिले कि मैंने बच्चे को हंसा दिया, तो हंसने का काम कौन कर रहा है? आवाज भी देते रहे आप। हंसने का, बिल्कुल हंसने का काम बच्चा कर रहा है, लेकिन उस क्रिया का कारण कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या है? ये कॉजेटिव डूअर है। कॉजेटिव डूअर यानी वो कर्ता जो किसी क्रिया के होने का कारण बने, और बच्चा क्या है? ये एक्चुअल डूअर है, ये वास्तविक कर्ता यही है। क्यों कि हंसने का काम बच्चा कर रहा है और हंसना वास्तविक क्रिया है, और उसका एक्चुअल डूअर वास्तविक कर्ता जो है बच्चा है। लेकिन व्हाट अबाउट मैंने? ये कॉजेटिव डूअर है
हंसने की क्रिया का कारण केवल मैं बन रहा हूँ, तो मैं कॉजेटिव डूअर हूँ, और जो क्रिया वास्तविक रूप से किसी के द्वारा हो रही है वो बच्चा है। तो जब कॉजेटिव डूअर है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कॉजेटिव डूअर है तो उसके साथ कॉजेटिव वर्ब लगेगी। कॉजेटिव डूअर के साथ जो भी लगेगी वो कॉजेटिव वर्ब लगेगी। और जो एक्चुअल डूअर है उसके साथ एक्चुअल वर्ब लगेगी। एक्चुअल वर्ब। अब आप स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं कि कॉजेटिव डूअर है आई, और इसके साथ कॉजेटिव वर्ब लगेंगे क्योंकि पास्ट में है आई मेड। वास्तविक डूअर है आपका द चाइल्ड, आई मेड द चाइल्ड, और वास्तविक क्रिया है लव। आई मेड द चाइल्ड लव। मैंने बच्चे को हंसा दिया, उसने मुझसे उठक बैठक कराई। ही मेड मी सिट अप। ही मेड मी सिट अप। तुमने मुझे भगा दिया, तो यू मेड मी रन अवे। यू मेड मी रन अवे, राइट। तो हैव की चर्चा या गेट की चर्चा जो है कल करेंगे हम लोग। आज इतना ही। थैंक यू डियर। और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जागरूक हैं, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक, कल मिलते हैं।